मरने से पहले दिमाग एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है और वह केमिकल जिम्मेदार होता है, वह उसकी भावनाओं को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। यह वही समय होता है जिसका अक्सर जिक्र मैं करता हूँ, या वही लगभग मृत्यु के पहले 17 मिनट के थोड़ा सा पहले का समय होता है। तब यह केमिकल रिलीज करता है, वह सारी भावनाएं, सारा कुछ, धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, हर एक चीज़ के विषय में वो छटपटाता है, सोचता है। तब दिमाग या एंडोर्फिन नाम का केमिकल निकालने लगता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मौत शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा रहस्य रही है। लाखों करोड़ों रिसर्चेज इस पे हुए हैं, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि सच में मृत्यु है क्या, मृत्यु का प्रकार क्या है, मृत्यु क्यों होती है और हम मृत्यु को कैसे जीत सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के पहले वह कौन सी घटना घटित होती है, मृत्यु क्या वजह है, क्या कारण होता है और मृत्यु के समय क्या अनुभव होता है। मैं रुद्र एस्ट्रो विज्ञान की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। एक बात यह सटीक समझ लीजिए कि जितना समय किसी व्यक्ति ने गर्भ में बिताया है, उतना ही समय पहले मृत्यु की तैयारी होने लगती है। औसतन अगर 9 महीने मान लिया जाए तो 9 महीने पहले से मृत्यु की तैयारी होने लगती है। जिस प्रकार नेचर गर्भ में आपकी देखभाल करती है 9 महीने तक, उसी प्रकार नेचर उसकी भी प्रिपरेशन मृत्यु की भी करने लगती है। और यह समय लगभग उतना ही होता है जितना समय, एक एक क्षण, एक एक घटी का समय एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना समय आपने गर्भ में बिताया है। मृत्यु प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, तैयारी आपकी उतने समय पहले से ही होने लगती है। तैयारी का अर्थ यह है कि वह सिम्टम, वह लक्षण, उस प्रकार के संकेत आपको मिलने लगते हैं। जिस प्रकार एक क्रोड से यानी एक नाल से गर्भ में बच्चा जुड़ा होता है तो वह नाल दृश्य रूप में होती है, वह नाल दृश्य रूप में होती है। उसी प्रकार जीव आत्मा और आपका सूक्ष्म शरीर के साथ जो कनेक्शन होता है, वही कनेक्शन आपके स्थूल शरीर के साथ आपके सूक्ष्म शरीर का होता है, वह भी एक नाल से जुड़ी होती है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वह नाल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। अब उसको उस नाल की आवश्यकता नहीं, उसको बाहर से पोषण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका शरीर इतना सुदृढ़ और सक्षम हो चुका होता है कि उसके अंग जो हैं वह स्वयं काम करने लगें। उस समय जिस प्रकार से उस नाल का डिस्कनेक्शन बाहरी रूप में ख़त्म हो जाता है, वह नाल काट दी जाती है, उसी क्षण से उसके सूक्ष्म शरीर और उसके स्थूल शरीर के बीच में एक सिल्वर क्रोड का मजबूत कनेक्शन बन जाता है जो जीवन पर्यंत बना रहता है उसकी मृत्यु तक। अब मृत्यु के समय उस सूक्ष्म शरीर का उस स्थूल शरीर के साथ नाभि से जो क्रोड का यानी उस नाल का जो कनेक्शन होता है वह टूटता है। टूटने के कारण वह जो चेतना है वह उस सूक्ष्म शरीर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो वह उसका, इस तरह समझ लीजिए कि उसका जो पावर है, उसकी जो पावर सप्लाई है आपके स्थूल शरीर की, आपके भौतिक शरीर, आपकी फिजिकल बॉडी की, वह डिस्कनेक्ट हो जाती है। सूक्ष्म शरीर चूँकि जुड़ा होता है उस सिल्वर क्रोड से तो वह बाहर निकल आता है और आपका स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी पड़ी रहती है। मृत्यु यही है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका सूक्ष्म शरीर अब बाहर आ चुका है और स्थूल शरीर में अब वह व्यवस्थाएं नहीं रह पाई हैं जिस कारण वह सूक्ष्म शरीर उस चेतना के साथ आपके शरीर में रह सके। कारण बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या कोई भी और ऐसा वैज्ञानिक कारण आप समझ सकते हैं कि वह शरीर जो कि सूक्ष्म रूप में आपके अंदर विद्यमान था अब आपके उस स्थूल शरीर के साथ वह तारतम्य नहीं बिठा पा रहा, वह कम्युनिकेशन टूट चुका है।
गरुड़ पुराण के अनुसार हम समझते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के निकट होने पर आपको आसपास, यानी किसी व्यक्ति को जो भी मृत्यु के निकट हो, उसको अपने आसपास कुछ नहीं दिखता, उसको यमदूत दिखते हैं। लेकिन यह वह समय होता है जब वह 17 मिनट के अंदर की बात हो जाती है। 17 मिनट के अंदर इन सब चीज़ों का अनुभव होता है। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण होते हैं, कब ऐसा फील होता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तब आप जानेंगे कि सच में मृत्यु का रहस्य है क्या। बात करते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक पे। लिवरपूल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में सीमस कोयल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी डेथ प्रोसेस नाम की एक रिसर्च रिपोर्ट में लिखा कि मरने से पहले एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल होता है जो दिमाग छोड़ने लगता है, और यह जो केमिकल होता है, यह जिम्मेदार होता है उसकी भावनाओं को बहुत अधिक उत्साहित और उत्तेजित करने के लिए। यानी कि मृत्यु के पहले भावनाएं जो हैं वह बहुत अधिक उत्साहित और उत्तेजित होती हैं, यह मेडिकल मान रहा है। मृत्यु के 17 मिनट के थोड़ा सा पहले जब यह महसूस होने लगता है कि डेथ होने वाली है, और जब पूरी चेतना जो है वह जिस प्रकार का आप जीवन जिए हैं उस प्रकार के चक्र की ओर आगे बढ़ने लगती है। शरीर में 7 चक्र हैं, 7 में से किसी एक चक्र की ओर हमारी चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पूरा शरीर ठंडा होने लगता है, और उस चेतना के कारण वह जो बिंदु है, जिस बिंदु की ओर बढ़ रही है, जिस चक्र की ओर बढ़ रही है, वह चक्र धीरे धीरे हीट होता जाएगा। मतलब एक निश्चित खास एरिया जो होगा शरीर का वह गर्म होगा और बाकी का शरीर ठंडा होगा। जब वह चेतना धीरे धीरे उस ओर बढ़ती है, और 17 मिनट के कुछ मिनट पहले तक जब यह बोध हो जाता है कि अब डेथ जैसी कोई प्रक्रिया हो रही है या अब शायद जीवन का अंत होने वाला है, उस समय आपका यानी उस व्यक्ति का जो अनकॉन्शस और कॉन्शस के बीच में बहुत बड़ा द्वंद्व चलता है। धीरे धीरे कॉन्शस ब्रेन यानी कॉन्शस माइंड जो है वह अनकॉन्शस की ओर बढ़ने लगता है, कॉन्शस छोड़ने लगता है, कॉन्शस छूटने लगता है। यानी कि पति पत्नी पुत्र धन सम्मान मान मर्यादा जो कुछ भी आपने जीवन भर इकट्ठा किया है और जिन जिन घटनाओं से आप विशेष रूप से जुड़े रहे हैं, वह सारी घटनाएं आपके दिमाग में एकदम आने लगेंगी और वह धीरे धीरे अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वह क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति इनको फील कर रहा है। दिमाग उस चीज़ को बहुत गहराई से स्टोर्ड कर रखा था। अब वह एक तरीके से जो टेम्परेरी मेमोरी है, कॉन्शियस मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, अब वह टेम्परेरी मेमोरी फिल्टर्ड होने लगती है 17 मिनट के पहले, और वह खींचने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और 17 मिनट के जैसे ही पूर्ण होने पर वह सारा डेटा फिल्टर्ड हो चुका होता है, फिर ना चाहते हुए भी कॉन्शियस छूट चुका होता है और अनकॉन्शियस पूरी तरह सक्रिय हो चुका होता है। तो दिमाग उन सारी घटनाओं को स्टोर्ड करता है अनकॉन्शियस में। किसी से हमने पैसे छीने थे, किसी ने हमसे पैसे छीने थे, हमने किसी के साथ अच्छा किया था, हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया था, वह सारी घटनाएं स्टोर्ड होने लगती हैं, आप कोई ना चाहे तब भी और चाहे तब भी। यह बोध धीरे धीरे होने लगता है, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है नेचर की ओर से। और यह जो डेथ का जो प्रोसेस है, इसी में रियलाइजेशन भी होता है। 17 मिनट के बाद रियलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि 17 मिनट के पहले कुछ मिनटों के पहले तक या उधेड़बुन चल रही होती है, एक डर, एक छटपटाहट भी बनी रहती है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या अब नहीं बचूंगा, शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, क्यों मुझे उलझन घबराहट बेचैनी हो रही, ये क्या चल रहा है। वह सब कुछ एक उस प्रकार होता है ये एक अननोन पर्सन यानी एक छोटा सा बच्चा जैसे कभी कभी कुछ चीज़ों को ना जानते हुए भी थोड़ा सा घबराता है, बेचैन होता है, वह स्थितियों से उस व्यक्ति का मन जो है विचलित होने लगता है। लेकिन जब 17 मिनट के अंदर हम बढ़ते हैं तो 17 मिनट के अंदर धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाता है, वह कन्फर्म हो चुका होता है कि यह एक मृत्यु की प्रक्रिया है, अब यह शरीर छोड़ने का समय आ चुका है। उस समय वह जो जीवात्मा है, वह जो सूक्ष्म शरीर है, वह इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध चित्त हो जाता है, वह सब कुछ रियलाइज करने लगता है, सच में रियलाइजेशन होता है, उसको आत्मबोध हो जाता है। क्योंकि समय नहीं होता है, इस कारण वो मैक्सिमम डेटा इकट्ठा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का जीवन वह जिया है पूरा जीवन।
और जिस प्रकार का जीवन आपने पूरा जिया होगा उसी प्रकार का डेटा आपके निश्चित तौर पर दिमाग में स्टोर्ड रहा होगा। तो वही डेटा हम स्टोर्ड करते हैं अपने अनकॉन्शियस में अपनी अगली यात्रा के लिए। इस तरह भी आप समझ कर देखिए कि अगर एक दुकान है जो बहुत बेशकीमती हीरो और जवाहरातों से भरी हुई दुकान है, उस दुकान में जो बैठा है व्यक्ति, उसको एकदम से पता चलता है कि बस 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से भागिए वरना आपके जीवन को हानि हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मारने लूटने वाले लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह भागेगा, लेकिन भागने से पहले एक काम जरूर करेगा। जो भी बेशकीमती उसके दिमाग में होगा कि उसके पास इतनी चीज़ें इकट्ठा हैं, जितना अधिक से अधिक वह ले जाना चाहता है, जितना अधिक से अधिक वो ले जा सकता है, जितना सक्षम उतना ज़रूर बटोरने की स्थिति होगी। कुछ जेब में भरेगा, कुछ झोले में भरेगा और लेकर भागेगा। यही मृत्यु के 17 मिनट पहले की स्थिति होती है। जो कुछ भी उस सूक्ष्म शरीर और आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में बैठा होता है कि यह सब बहुत कीमती है, वह सब इकट्ठा होने लगता है और वह इकट्ठा होकर भागने की तैयारी में होता है, इसलिए वह सब कुछ इकट्ठा होता है। यह 17 मिनट के अंदर की घटना है। 17 मिनट के बाद की घटना जो होती है उसमें तो रियलाइजेशन होता ही नहीं, उसमें तो एक भ्रम, एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। और यही कारण है कि दिमाग वह जो है वह एंडोर्फिन नाम का केमिकल छोड़ता है। यह केमिकल अति उत्साहित कर देता है आपकी भावनाओं को। यह भावनाएं इसीलिए उत्साहित होती हैं, क्यों? क्योंकि आप न चाहते हुए भी जिस प्रकार का जीवन जिए वह सारी भावनाएं आपकी उमड़ पड़ेंगी। पुत्र के प्रति मोह, पुत्री के प्रति मोह, स्त्री, प्रेमिका, भाई, बहन, माँ, पिता, धन, सम्मान, यश, कीर्ति, इन सब के प्रति आपकी भावनाएं अति उत्साहित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह रियलाइजेशन धीरे धीरे होने लगता है कि क्या सच में यह सब कुछ छूट जाएगा। रियलाइजेशन यह भी होता है कि हमने जो किया क्या वो कितना सही था। उसके पश्चाताप में बहुत से लोगों के आंसू भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह लास्ट का टाइम होता है, यह आत्मबोध का समय होता है। उस समय आत्मा एकदम शुद्ध होती है, जीवात्मा वह रियलाइजेशन कराती है आपके उस शरीर, आपके उस अनकॉन्शियस ब्रेन को। आप वह व्यक्ति सच में उस चीज़ को रियलाइज करता है, उसको लगता है कि उससे गलतियां हुई हैं, उनको भी रियलाइज करता है, और जो उससे अच्छाइयां हुई हैं उनको सोचकर वह कुछ आनंदित होता है कि हमने कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि चलो आगे की यात्रा हमारी सुंदर होने की कुछ संभावनाएं बन रही हैं। वह एक पॉइंट होता है जिसमें हम मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिकवादी संसार और अलौकिक संसार के हम बीच में खड़े होते हैं, और उसका गवाह जो होता है वह हमारा अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन भी बनता है। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी यह चीज़ें रियलाइज होती हैं। तो पॉइंट पर आते हैं कि डेथ के पहले का अनुभव क्या होता है। यही अनुभव होता है जिस प्रकार की गलतियां, मिस्टेक्स हमसे होती हैं, हम ना चाहते हुए उन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। समय के साथ धूल की परत जम जाती है यादों पर, हमें नहीं ध्यान रहता, लेकिन उस 17 मिनट के अंदर वह एक एक बात हमें ध्यान आती है। क्यों? क्योंकि वह घटना हमारे लिए विशेष थी और हमारे अनकॉन्शियस ने उसको स्टोर कर लिया। वह एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घटना हमारा अनकॉन्शियस स्टोर करता है जिसको हमने महत्वपूर्ण मान रखा था। एक सांप जो छत से गिरा था हमारे ऊपर, कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन वह घटना विशेष थी इसलिए अनकॉन्शियस में स्टोर्ड रहती है। वह हमारी मुख्य स्मृति है, यानी हमारी मेन मेमोरी है, और यही मेन मेमोरी हमारी पूर्व के जन्मों से ट्रांसफ़र होती रही है। और यही मुख्य मेमोरी जो है यही हमारे कर्मों का और अगले जन्म के फल का आधार बनती है, यही प्रारब्ध बनती है। बहुत रहस्यमयी विज्ञान है, ध्यान से समझिएगा। वह जो टाइम होता है डेथ का, या बहुत पहले गर्भ के समय से पहले ही यह स्थिति निर्मित होने लगती है। अकाल मृत्यु के मामले में भी कुछ सिम्टम, कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। हमारी नाक का यह सिरा जो है यह केंद्र नहीं दिखता। कुछ विशेष मामलों में हमको लगभग 7 से 27 बार के बीच में लगातार हमारे पूर्वज हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वास्तव में और कभी कभी सपनों के माध्यम से। कुछ एक संकेत होते हैं जो हमें बार बार मिलते हैं। हमारे मल का जो रंग होगा वह काला होने लगेगा। लगातार अगर 1 से 1.5 महीने के आसपास मल का रंग काला होने लगा है तो जान लीजिए कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर से अपने संपर्क करिए। क्यों? क्योंकि यह शरीर के माध्यम से, शरीर के कमज़ोर होने के माध्यम से मृत्यु का एक संकेत बन सकता है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार का हम जीवन जिएंगे उसी प्रकार की आगे की यात्रा करेंगे। शास्त्रों ने इसीलिए बार बार यह बात कही है कि हम अच्छा जीवन जिएं, सुंदर जीवन जिएं, लोगों के प्रति मन में किसी प्रकार का जलन, द्वेष और घृणा का भाव न लाएं।
17 मिनट के अंदर का जो समय होता है वह बड़े शांतिपूर्वक का समय होता है, क्योंकि 17 मिनट के अंदर हम रियलाइज कर रहे होते हैं कि हमसे गलतियां, मिस्टेक्स हुई हैं। वह एक सामने पिक्चर चल आता है हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन, और ईश्वर के पास भी आपके पाप और पुण्य कर्मों को जानने का यही एक मेथड है। वह आपके अनकॉन्शियस से जानता है कि आप क्या स्टोर करके लेके आए हो, क्या जीवन जिए हो। यहीं से वह जज कराता है आपको। आप स्वयं फिर चुनते हो कि आपको किस प्रकार का गर्भ चाहिए। अगर आपने जीवन भर गलत किया है, जीवन भर आपने बहुत दुख दिया है, लोगों को परेशान किया, तो आप स्वयं इतना आपको आत्मबोध मिल जाता है कि आप स्वयं उस बात को रियलाइज करते हो कि ठीक है प्रभु, अब मैं इसी प्रकार का जीवन जी कर अपने कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। तभी तो बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैंने अपने जीवन में कभी कुछ किसी के साथ गलत नहीं किया है, फिर मुझे क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं। उसका कारण यही है, पूर्व के जन्मों में हुई गलतियाँ, पूर्व के जन्मों में हमसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, उन कारण से हमको यह जो वर्तमान का जो जन्म है इसमें कुछ गलतियां ना करते हुए हमें बहुत से ऐसे भोग भोगने पड़ते हैं जिनका कारण हमारी समझ में नहीं आता। उसको, उस भोग को स्वीकार करें, उस परमात्मा का आशीर्वाद समझकर, यह मानते हुए कि मुझसे कभी हो सकता है गलतियां हुई हूँ, हे ईश्वर तुम गलत नहीं हो सकते, तुमने अगर मुझे इस प्रकार का कोई कष्ट दिया है तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ और अपने कर्मों का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्य में मुझे आप सहयोग करें, मेरे मनोबल को मजबूत करें और मेरे मन की जो धारणा है, मेरी जो इच्छा है उसको शुद्ध रखें, कहीं विचलित ना होने दें। इन भाव के साथ अगर आप अपने दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपका प्रारब्ध मजबूत होने लगेगा, आपका दुख कम होगा और जो अवधि आपको दुख की मिली है वह दुख की अवधि आपकी कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा फिर आपके प्रायश्चित, आपके रियलाइजेशन के कारण, उस आत्मबोध के कारण जो एक व्यक्ति अपने मृत्यु के अंतिम समय में करता है, अगर वह आत्मबोध आप अपने दुख के समय ही कर लें और सात्विक हृदय से करें, सहर्ष स्वीकार करते हुए करें, ईश्वर में आस्था रखते हुए अगर करें, तो आपको आपका दुख दुख जैसा नहीं लगेगा, सुख जैसा लगने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिन चीज़ों की प्राप्ति, जिन चीज़ों की इच्छाएं आपके मन को कुचेट रही हैं, आपको दुख दे रही हैं, वह चीज़ें आपको उपलब्ध होने लगेंगी। फिर वह चाहे धन के संबंध में कोई आपकी समस्या हो, पुत्र के संबंध में समस्या हो, संतान की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या फिर आपको कोई कष्ट मिल रहा हो, चाहे पुलिस से, चाहे जेल से, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जिस प्रकार का आप भोग पूर्व के जन्म में करके आए हैं, किसी को परेशान करके, उसी प्रकार का दुख निर्मित होगा। विचार न करें, देर न करें, मन में इस बोध को धारण कर लें कि आपसे जो भी गलतियां हुई आप उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु, हमें वह आपके द्वारा दिया गया जो भी है कर्म, वह हमें सहर्ष स्वीकार है। हमें मनोबल दें, हमें प्रेरणा दें कि इस दुख से हम जल्दी से जल्दी छुटकारा कैसे पाएं। सहर्ष स्वीकार करें उस भोग को, तो दुख नहीं सुख निर्मित होने लगेगा। परमात्मा भी यही चाहता है, हमारे अंदर वो छिपा हुआ जो विद्यमान, वह जो जीवात्मा रूपी जो परम आत्मा है, जो उसका क्षण, जो उसका एक अंश विद्यमान है हम में, वह भी हमको प्रेरित करने लगेगा, वैसे वातावरण बनने लगेगा, आपको सहयोगी मिलने लगेंगे, आपका दुख कम होने लगेगा और फिर आपको उस पदार्थ के रूप में आपको सुख की अनुभूति होने लगेगी। नाभि के पास अगर किसी को भी 27 दिन के ऊपर कोई भी समस्या लगती है, बराबर दर्द रहता है, या फिर कोई और परेशानी नाभि के पास अगर आपको लगती है, तो यह जान लीजिए कि पूर्व के जन्म के कोई ऐसे कर्म हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रियलाइज करिए, महाकाल से प्रार्थना करिए, निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं हल होने लगेंगी। परमात्मा भी यही चाहता है कि आपको बोध हो, आपके पूर्व के जन्म में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो दुख देने का कारण यही है और कुछ नहीं है, कि वह बोध हो। और किसी को बोध होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इतना राग रंग में व्यस्त हैं कि हम उस दिशा में सोचते ही नहीं हैं। यही कारण है कि दुख हमारा बढ़ता जाता है। अपने दुख को अगर कम करना है और इस संसार रूपी संसार में अगर हमको भोग अपना बढ़ाना है, सुखी स्वस्थ प्रसन्न और दीर्घायु होना है, तो सबसे पहले उस रियलाइजेशन को बढ़ाएं कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई मिस्टेक, कोई गलतियां हुई हैं तो हम उसका प्रायश्चित करने को तैयार हैं, हमें सहन शक्ति दें, हमारे मनोबल को ऊंचा करें। कुंडली में अगर किसी मार्केश ग्रह की महादशा या अंतरदशा आई है और उस समय आपकी पीड़ा चल रही, तो वह मार्केश ग्रह अपनी प्रकृति के अनुरूप जो है वह आपको बोध कराने आया है
कि आपसे कहीं गलतियां हुई हैं। अगर मंगल की मार्केश के रूप में महादशा या अंतरदशा चल रही तो निश्चित तौर पर जमीन जायदाद के मामलों में किसी ने किसी प्रकार का किसी को कष्ट दिया है, अपने छोटी भाई या छोटे बहन को किसी प्रकार का कष्ट दिया है, अपने बल अपने सामर्थ्य के दम पर आपने किसी को परेशान हो सकता है किया हो, तभी मंगल मार्केश बनकर आपको परेशान कर रहे हैं। तो मंगल के बीज मंत्र का जाप अंतर्मन के रियलाइजेशन के साथ आपको मार्केश के दंड से बचा सकता है। इसी प्रकार सभी ग्रहों की व्यवस्थाएं बनी हैं। जिस ग्रह का जो कारकत्व होता है वह अपने कारकत्व के अनुरूप, मतलब जो ग्रह जिस प्रकार का फल देने वाला ग्रह होता है वो अपने फल के अनुरूप, अपने मिजाज, अपने मूड के अनुरूप मार्केश का रूप धारण करता है। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का पूर्व के जन्म में हम कोई ना कोई भोग करके आए हैं, किसी को परेशान कष्ट देकर आए हैं। अगर शुक्र मार्केश बनता तो कहीं ना कहीं हमने किसी स्त्री को पीड़ा पहुंचाई है, किसी स्त्री को दुख दिया है, कहीं ना कहीं हमने भोग के संसाधनों को इकट्ठा करने के चक्कर में हमने किसी को दुख दिया है। तो वह रियलाइजेशन हमको होना चाहिए। हमको भोग और सुख के संसाधनों में कमी देकर हमारा मार्केश हमको परेशान कर सकता है। बुध कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि में या हमारे स्नायु तंत्र में परेशानी दे सकता है, हमारी वाणी के समस्या को बढ़ा सकता है, हमारी जिह्वा को परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाणी का कारक है, हमारे कंठ का कारक है, हमारी स्किन का कारक है। तो ग्रह जिस प्रकार का स्वभाव, मूड और मिजाज रखते हैं वो मार्केश इसीलिए बनते हैं क्योंकि पूर्व के जन्म में हमने उसी प्रकार की प्रकृति के साथ किसी को कष्ट दिया है, किसी की आत्मा दुखी है और उसी दुखित होने के कारण वह श्राप हमको मिला है, तब वह ग्रह मार्केश बना है। और हमने कुछ अच्छे भी कर्म किए होंगे तभी हम किसी प्रकार का भोग पा रहे हैं। तो आत्मबोध, रियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको मृत्यु के पहले ही आपको आपके दुखों से परिचित करा सकती है, स्वयं आपका अनुभव करा सकती है और यह अनुभव ही आपको आपके दुखों से दूर ले जा सकता है। जब आप किसी ग्रह के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपके शरीर में उस प्रकार की कांति, आभा और आपके उस अंग का, जो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा अंग, उस अंग में उस प्रकार की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा दौड़ने लगती है तो आपका मूड मिजाज बदलेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ यही रियलाइजेशन आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। मसलन अगर गुरु किसी कारण से मार्केश बनते हैं तो ज्ञान के कारण अगर आपने किसी को कष्ट दिया है तो यह जान लीजिए कि जब गुरु का आप जाप करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान स्फुटित होगा, तो आप ज्ञान के माध्यम से लोगों को सही सलाह देंगे, रास्ता दिखाएंगे, तो आप उस चीज़ को रियलाइज कर रहे होंगे। बस ये रियलाइजेशन जो है यह आंख बंद करके है, बेहोश के रूप में आपका रियलाइजेशन है। और अगर आप होश पूर्वक रियलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए रियलाइज करें, आप यह मानते हुए रियलाइज करें कि प्रभु मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, यह हुआ होश पूर्वक समाधान। आप जाप करते हैं लेकिन अगर होश पूर्वक समाधान आप जाप कर रहे हैं तो यह समाधान निश्चित और जल्दी प्रभावी होगा। और अगर आप बेहोशी के रूप में, यानी कि आप सोते हुए अगर आप जाप कर रहे हैं, यानी होश में जाप नहीं कर रहे हैं, तो वह थोड़ा देर से फलित होगा। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, बस थोड़ा सा टाइम का इफेक्ट जल्दी दिखेगा, एक में टाइम का इफेक्ट देर में दिखेगा। एक में आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा क्योंकि आप होश में रहकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस आत्मबोध से स्वयं का साक्षात्कार करा रहे हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं और भविष्य में गलतियां मुझसे नहीं होंगी। यह एक तरह का प्रायश्चित है। तो आपको संसार के सारे भोग जल्दी मिलेंगे। और अगर आप बिना रियलाइजेशन के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको समय लगेगा, और वह समय जो होगा वह आपके जाप करने की अवधि और आपके पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट ना करें, प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि लास्ट में सबको यह रियलाइजेशन होना ही होना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, सहायता करें। अपनी कुंडली में अगर कुंडली है आपके पास तो विश्लेषण करें कि कौन सा ग्रह आपका कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है और कौन सा ग्रह मारक है। मारक ग्रह क्यों है यह मैंने अभी आपको बताया। मारक ग्रह इसीलिए है आपकी कुंडली में क्योंकि वह पूर्व के जन्म में उस प्रकार का आपने कुछ किया है गलत। उसको रियलाइज करिए, स्वयं से आत्म साक्षात्कार करिए, होश में आइए, जगिए,
और जगने के साथ ही साथ उस चीज़ के बोध को आप निरंतर अपने मन के साथ जोड़ कर रखिए। अपनी चेतना से, अपने अंदर की बैठी उस ऊर्जा से आप निवेदन करते रहिए कि हे परमात्मा, मुझसे जो गलतियां हुई हैं अब मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर आप किसी भी योग्य ज्योतिषी से, किसी भी विद्वान ब्राह्मण से अगर आप कोई भी उपाय कराएंगे होश में रहते हुए, तो आपको निश्चित आपकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तमाम तरीके के रोग, शोक, दोष या किसी प्रकार के भोग से आप वंचित हैं तो वह आपको निश्चित मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगले फिर किसी मनोरंजक ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी। एक निवेदन आपसे और है, रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरी द्वारा बताई गई जानकारी किसी के काम आ सकती है तो उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को विराम, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।